हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद खास खबरें और कुछ सनसनीखेज खुलासे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम का दुरुपयोग करने वाले पात्रा ने चुनाव में जगन्नाथ की मूर्ति का किया इस्तेमाल, ईसी ने दिया नोटिस। पुरी से चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी प्रत्याशी और प्रवक्ता संबित पात्रा को राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा है। चुनावी रैली के दौरान संबित पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस ने इसकी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। पुरी के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर योति प्रकाश दास ने संबित को शो कॉज नोटिस जारी कर दी 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। सोमवार को रैली के दौरान हाथ में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पकड़े उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। दास ने कहा है, संबित पात्रा ने उच्चाधिकारियों से बिना अनुमति लिए पुरी से रैली निकाली। ये एमसीसी का उल्लंघन है। इसके अलावा रैली में पार्टी के झंडे का इस्तेमाल किया गया था और रैली के दौरान यातायात नियमों का भी उल्लंघन किया गया था। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर हमने नोटिस भेज दिया है। संबित पात्रा ने कोई भी नोटिस मिलने से मना कर दिया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। हम कोई रैली नहीं निकाल रहे थे, हम वहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। पुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं, इसकी घोषणा हो चुकी थी। लोग वहां मेरे स्वागत करने आए थे। किसी श्रद्धालु ने मुझे भगवान की मूर्ति तोहफे में दी थी। ओडिशा और भगवान जगन्नाथ का श्रद्धालु होने के नाते मैं मना नहीं कर सकता था। मैं इसे संभाल कर रखूंगा और पूजा करूंगा। मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूं। जब नोटिस आएगा मैं उसका जवाब भी दूंगा। पुरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चौथे सत्र में 29 अप्रैल को होंगे। बीजेडी और कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी बीजेपी नेता उसे तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। 11 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय के गोयर हॉल में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुले तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सेना पर राजनीति कर रहे थे। उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ था। भाजपा की जमीन खिसकती देख आसमान में मोदी का प्रचार करने लगे रोहित सरदाना। ये गोदी पत्रकार है। चलिए, आज एक बार फिर साबित हुआ कि मीडिया से आम जनता की विदाई हो चुकी है। कॉर्पोरेट मीडिया के रेवेन्यू मॉडल और राजनीतिक प्रतिबद्धता की एकरूपता ने जनता की जुबान खींच ली है। अब शायद कभी वो वक्त नहीं आएगा। अब अलग अलग न्यूज चैनल भिन्न भिन्न मुद्दों पर खबर दिखाएंगे। जब देश आम चुनाव की प्रक्रियाओं में प्रवेश कर चुका है, जब कायदे से मीडिया को सत्ताधारी बीजेपी से पिछले 5 साल का हिसाब मांगना चाहिए और ग्राउंड रिपोर्ट कर जनता की आवाज सुनानी चाहिए, उस वक्त मीडिया अपना पूरा दिन सत्ताधारी बीजेपी द्वारे उछाले एक मुद्दे पर बहस कर खत्म कर देता है। जबकि चुनावी वक्त वो होता है जब जनता को नेताओं के सामने अपनी शर्त रखने का मौका मिलता है। लेकिन सत्ता की गोदी में आराम फरमा रही मीडिया को इससे क्या मतलब? गोदी मीडिया को तो सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से टॉपिक मिलने का इंतजार रहता है जिस पर वो फर्जी की बहस कर सके। आज भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सस्पेंस बनाते हुए लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे तक मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके बीच आऊंगा। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट कुछ देर पहले ही किया था और टीवी पर अवतरित हुए 12 बजे के बाद। इस बीच में
1 घंटे से ज्यादा देश के लगभग सभी हिंदी न्यूज चैनल पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि मोदी जी क्या संदेश देने वाले हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि जब उन्होंने कह दिया था कि बस 1 घंटे में आकर बताऊंगा, तो मीडिया को अपनी फर्जी संभावनाओं पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी। इस घंटे में किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं की बात कर लेते, बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र पर ही बात कर लेते, लेकिन नहीं, सबने इस संभावना पर चर्चा की कि मोदी राष्ट्र के नाम क्या संदेश देंगे। खैर, 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री प्रकट हुए और बताया कि भारत ने आज एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत में आज नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन को ये दर्जा प्राप्त था। अब भारत को भी ये उपलब्धि हासिल की है। मिशन शक्ति ऑपरेशन सफल हुआ है। इसके तहत एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया गया। मोदी ने DRDO और इसके वैज्ञानिकों को बधाई दी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के पास अब एंटी सैटेलाइट हथियार है, जिसकी वजह से अपनी अंतरिक्ष संपदा की सुरक्षा करने में सक्षम हो गया है। अब जाहिर तौर पर यह भारत के लिए स्पेस के मोर्चे पर बड़ी सफलता है, लेकिन प्रधानमंत्री समेत मीडिया जिस तरह का मेलोड्रामा रचा, उसकी जरूरत नहीं थी। उससे बचा जा सकता था, लेकिन बचने का इरादा किसका था? सरकार और उसकी गोदी मीडिया दोनों इस मौके को भुनाना चाहते थे, तो भुना लिया। एक मुद्दे पर 11 बजे से शुरू हुआ बहस अभी तक चल रहा है। एक नहीं, लगभग सभी हिंदी न्यूज चैनल पर दिन भर पैकेज चला। शाम हुआ तो डिबेट शुरू हो गया। राष्ट्रवाद, गौरव गान से शुरू हुआ अंतरिक्ष का मामला शाम होते होते विपक्षी दलों के राष्ट्रवाद को संदिग्ध बना दिया है। शाम तक तमाम हिंदू न्यूज चैनल विपक्ष से जवाब मांग रहे थे। आज तक पर शाम 5 बजे रोहित सरदार का शो आता है दंगल। 27 मार्च उसका टॉपिक था अंतरिक्ष में काम, चुनाव में इनाम। मतलब बीजेपी तो खुद इसका राजनीतिकरण कर ही रहे हैं। मीडिया इसके बदले उसे वोट भी दिलवा रही है। जिस देश में फिलहाल पिछले 45 साल के मुकाबले सबसे अधिक बेरोजगारी है, उस देश की जनता से अंतरिक्ष के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। मतलब चाटुकारिता हो गई है। बीजेपी ने वादे के मुताबिक हर साल 2 करोड़ रोजगार भले ही ना दिया हो, 100 स्मार्ट सिटी भले ही ना बनाया हो, और भी कई वादों को जुमला बता दिया हो, लेकिन जनता अंतरिक्ष के नाम पर वोट दे। हद है। बीजेपी के लिए वोट मांगने के साथ साथ रोहित सरदाना अपने शो में एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कांग्रेस को एंटी इंडिया भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है, भारत की शक्ति पर कांग्रेस का ड्रामे वाला तंज, अंतरिक्ष में देश की कामयाबी से किसको रंज? अरे रोहित सरदाना जी, किसे रंज होगा? क्यों आप किसी को अपने से कम देशभक्त समझ रहे हैं? वैज्ञानिकों के काम पर राजनीति बीजेपी कर रही है। एक सवाल उनसे भी पूछ लेना चाहिए। शो शुरू होते ही रोहित सरदाना जिन 5 सवालों पर बहस को आगे बढ़ाते हैं, वो कुछ इस प्रकार था। देश की कामयाबी पर राजनीति क्यों? देश की उपलब्धि क्या विपक्ष के लिए ड्रामा है? वैज्ञानिकों के काम पर पीएम मोदी की चुनावी लूट। अंतरिक्ष में काम से क्या मोदी को चुनाव में इनाम मिलेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों के प्रवक्ता और कुछ वैज्ञानिकों को बहस में शामिल कर लिया गया था। रोहित सरदाना अपना पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते हैं, क्या देश की सुरक्षा कोई ड्रामा है? पहली बात, ये सवाल क्यों? क्या कांग्रेस ने अंतरिक्ष में भारत की सफलता को ड्रामा बताया? इसका जवाब है नहीं। दरअसल पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। लिखा, बहुत अच्छे DRDO, हमें आपके काम पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड डे की बधाई भी देना चाहूंगा। इसमें दिक्कत क्या है? आज वर्ल्ड
थिएटर डे है, शायद इसलिए पीएम को बधाई दे दिया। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर ड्रामा की बात तो कही नहीं गई। फिर रोहित सरदाना ये सवाल क्यों पूछा? जाहिर है भाजपा के एजेंडे के तरह कांग्रेस को कम देशभक्त बताने के लिए, जबकि ये बात भी सार्वजनिक है कि जिस एंटी सैटेलाइट तकनीक का परीक्षण बीजेपी वाहवाही लूट रही है वो भारत के पास 2012 से मौजूद था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक विज्ञानी ने पुष्टि की थी कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट टेस्ट करने की क्षमता कम से कम पिछले 10 साल से मौजूद है, लेकिन किया नहीं गया था। आज बीजेपी ने कर लिया। मुस्लिम बाहुल्य बिजनौर में अब तक सिर्फ एक मुस्लिम सांसद। बीजेपी और बीएसपी को चुनौती दे सकेंगे नसीमुद्दीन? देश की राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिजनौर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बार विधायक रहे मौजूदा लोकसभा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह के काम से जनता अब संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के कमजोर पड़ने की वजह से दूसरी ये भी है कि इस सीट पर सपा बसपा गठबंधन का असर पड़ना तय है। दरअसल बिजनौर में पहले चरण में चुनाव में होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी जहां अपने मौजूदा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस की तरफ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट मिला है। बसपा ने मलुक नागर को टिकट दिया है। इस सीट का महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष मायावती इसी सीट से करीब 1,83,199 वोट पाकर जीत दर्ज करती है और लोकसभा में अपनी जगह बनाने में सफल होती है। ये वही वक्त था जब बहुजनों ने मायावती के लिए नारा दिया, काशी राम का मिशन अधूरा, बहन मायावती करेंगी पूरा। इसी सीट से जीतने के बाद मायावती राष्ट्र की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में सफल होती है। अब एक बार फिर मायावती की कोशिश होगी कि वो बिजनौर से बसपा को जीत दिलवाए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब देश को सपने दिखाए जा रहे थे, उसी वक्त में 2 बार के विधायक रहे बीजेपी सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह 45.92% 4,86,913 पाकर जीत हासिल करते हैं। मगर 5 साल गुजर जाने के बाद और सांसद बन जाने के बाद वो ना तो जनता के बीच काम को लेकर और ना गांव की और कोई रुख करते हैं, जिसकी वजह से बिजनौर निवासियों का मन अब अपने सांसद से नाराज है, जिसकी वजह से वो इस बार बीजेपी के विकल्प तलाश रहे हैं। वैसे सपा बसपा आरएलडी को इस सीट पर फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर पिछले ही लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन 3 दलों ने मिलकर 5,35,611 मत हासिल किए थे। 3 दलों के वोट प्रतिशत भी मिला दिए जाए तो 50% ज्यादा हो जाते हैं, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार 45% पाकर ही बड़ी जीत हासिल करते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती है। बिजनौर और चांदपुर विधानसभा बिजनौर जनपद में है, जबकि मुजफ्फरनगर में पुरकाची और मीरापुर विधानसभा आ रही है। वही हस्तिनापुर विधानसभा मेरठ जनपद का हिस्सा है। बिजनौर लोकसभा में कुल 16,51,105 वोटर्स है, जिनमें 8,87,599 पुरुष और 7,63,430 महिला वोटर्स है। ये हैरान करने वाली बात है कि इस सीट पर आजादी के बाद से सिर्फ एक ही मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर लोकसभा में पहुंच पाता है। अब कांग्रेस ने इसी समीकरण को देखते हुए बसपा से
कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर दाव लगाया है। नसीमुद्दीन बसपा सुप्रीमो के करीबी रहे हैं, इस वजह से उन्हें बीजेपी से लड़ने का अनुभव पुराना है, मगर बसपा के खिलाफ उनकी ये पहली लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कभी रामविलास पासवान, मीरा कुमार और मायावती जैसे नेता जिस सीट का महत्व बढ़ा चुके हो, वहां जनता महागठबंधन पर भरोसा करती है या फिर कांग्रेस और बीजेपी को चुनती है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो महागठबंधन का दबदबा इस सीट पर ज्यादा बन रहा है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कन्हैया के लिए वोट मांगने बेगूसराय पहुंचे जिग्नेश, कहा कन्हैया अच्छा इंसान है, उसे वोट दे। अपनी नफरती बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के समर्थन में अब गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी भी उतर आए हैं। वो चुनाव में कन्हैया के प्रचार के लिए बेगूसराय पहुंचे हैं। जिग्नेश बेगूसराय के लोगों से कन्हैया कुमार को वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। प्रचार के लिए इलाके में निकले जिग्नेश ने लोगों से कहा, मैं कन्हैया को पिछले 3 सालों से जानता हूँ, वो अच्छा इंसान है। मैं गुजरात से बिहार कन्हैया के लिए वोट मांगने आया हूँ, आप लोग उसे वोट करें। बेगूसराय लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बॉलीवुड से भी समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर कमाल आर खान ने लोगों से कन्हैया कुमार की मदद करने की अपील की है। बता दें कि कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव लड़ने के क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कमाल और खान ट्वीट कर लिख दिया है, कन्हैया कुमार के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो ये अपने क्षेत्र के लोगों से चंदा मांग रहे हैं। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए और इस तरह के ईमानदार लोगों के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे लोग जो सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं, देश को लूटने के लिए नहीं। चुनाव प्रचार बीच में रोक, राहुल गांधी ने घायल पत्रकार को पहुंचाया अस्पताल, हुई तारीफ। लोकसभा चुनाव के आरोप प्रत्यारोप के वक्त में कुछ खबरें इंसानियत बयां करती है। कुछ ऐसा ही आज हुआ है दिल्ली के हुमायूं रोड पर, जहां एक पत्रकार सड़क हादसे में घायल हुआ तो उसी रास्ते से गुजर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना काफिला रोक पत्रकार की मदद की है। राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठकर पत्रकार को एम्स ले गए। इस दौरान वो लगातार पत्रकार का सिर पर लगे चोट को अपने से पोंछते रहे। सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो वायरल हो रहा है। घायल पत्रकार का नाम राजेंद्र व्यास बताया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब सभी नेता प्रचार और बैठकों के लिए भाग दौड़ में लगे होते हैं, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोककर इंसानियत की मिसाल पेश की है। इससे पहले भी केरल में आई बाढ़ के दौरान राहुल गांधी ने अपना हेलीकॉप्टर एक महिला के लिए दे दिया था, जिसे दिल का दौरा पड़ा और एम्बुलेंस आने में देरी के कारण अस्पताल ले जाने में देरी हो रही थी। वहीं पिछले दिनों उड़ीसा के भुवनेश्वर में फोटो खींचते हुए स्टेज से एक पत्रकार गिरकर घायल हो गए थे। उस समय भी राहुल गांधी ने भागकर पत्रकार को उठाया था और उसे सहारा दिया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।